हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं हमारा चैप्टर 2 जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। और ये मैगज़ीन है अगस्त 2024 की, मंथली मैगज़ीन है विजन आईएएस की, करंट अफेयर जिसमें हम डिस्कस करते हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हम आपको करंट अफेयर्स प्लस एमसीक्यूज़ देते हैं जो भी टॉपिक्स हम करवाते हैं, सो दैट आपकी प्रिपरेशंस एकदम ट्यून्ड रहें। जो भी हम पढ़ रहे हैं आपको ये भी रियलाइज़ होता रहे कि आप वीडियो को कितने ध्यान से सुन रहे हो, राइट। सो ये चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। और हम सीधा आज तो देखो चैप्टर, क्योंकि एमसीक्यूज़ कल देंगे जब सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। आज हम टॉपिक्स देखते हैं, टॉपिक्स काफ़ी सारे हैं। एक ही बारी में करने से क्या होता है कि बहुत सारा ना आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा। तो लेट इट बी, थोड़ा सॉफ्टली चलो। और अभी तो हमारा मेंस एग्जामिनेशन भी चल रहा है, तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम ख़त्म भी कर देंगे। कोशिश पूरी हमारी यही है, और इवन कर भी देंगे, तो डोंट वरी फॉर दैट सेम, ठीक है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट, जिसमें हम ना देखेंगे कि कैसे आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के जो टॉपिक हैं, जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो आज का सबसे पहला ही टॉपिक है इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ, ठीक है। आजकल बहुत हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको याद हो हमारी लास्ट ईयर की G20 2023 जो इंडिया ने होस्ट की थी, आपको याद है दिल्ली में हुआ था। हाँ, तो इसी में हमने G20 समिट में भी बहुत ज़्यादा ग्लोबल वॉइस रखी थी कि ग्लोबल साउथ को भी कनेक्ट किया जाए, ठीक है। अब ग्लोबल साउथ क्या है, कौन सी कंट्रीज इसका पार्ट है, वाई वी आर सो मच फोकसिंग ऑन ग्लोबल साउथ, देखते हैं, ठीक है। इंडिया ने थर्ड वॉइस ग्लोबल साउथ समिट की वर्चुअल फॉर्मेट में भी करी। अभी देखो G20 में तो हमने करा ही था ग्लोबल साउथ को प्रमोट। अभी भी जब थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुई तो हमने उसको वर्चुअली होस्ट किया। तो इंडिया ने होस्ट पहली बार ऐसा किया है 2 जनवरी 2023 में। सेकेंड एडिशन इसका नवंबर में हुआ था, दोनों वर्चुअल फॉर्मेट में हुए थे। अब जो वॉइस है ग्लोबल साउथ समिट की, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा ना एक ही मामला है। अगर आप याद रखो, मेरी G20 की हमारे देश की थीम भी यही थी कि वासुदेव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। याद करो, था ना। अब जगह जगह आपने देखा होगा, दिल्ली वासियों को तो बिल्कुल पता होगा, जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए थे। इवन जहाँ जहाँ भी हुई है G20 के समिट्स हुई हैं, वहाँ सब जगह पे पोस्टर्स हमने सभी ने देखे हैं। तो अब की हाइलाइट्स पे हम बात करते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, हम देखते हैं। देखो, इसमें जो पार्टिसिपेशन है ना थर्ड ग्लोबल समिट में, वो 123 कंट्रीज़ ने किया, जिसमें कि चाइना और पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया था। याद रखना इस बात को, ठीक है। दूसरा, इस बार की जो थीम थी वो थी एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। क्या बोला हमने? एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इंडिया ने प्रपोज करा एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, ताकि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के डेट राइज हो रहे हैं ग्लोबल साउथ के लिए, वो एड्रेस हो पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पर बात थी, देखो ये बहुत सुंदर मैप बनाया हुआ है, ब्रेंडेड लाइन इसी को कहते हैं, जो डिवाइड करती है नॉर्थ और साउथ को, ठीक है। पुअर साउथ जो है वो है आपका ये वाला पार्ट, साउथ वाला पार्ट जनरली पुअर कंसिडर किया जाता है। जो रिच नॉर्थ है वो ये वाला पार्ट है, ये रिच है पूरा एरिया। नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप एशिया का जो ऊपर वाला रशिया वाला पार्ट है वो वाला। ये सारा पार्ट जो नीचे का है, ये ऑरेंज कलर वाला पुअर साउथ बेसिकली ये कहलाता है। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना इसके ग्राफ को। तो जिसको जो डिवाइड करा गया है उस लाइन को बोलते हैं हम ब्रेंट लाइन, ठीक है। समझ गए? अब हम ये समझते हैं कि ना इंडिया इसके लिए क्या क्या फोकस कर रहा है। देखो, इंडिया ने कहा कि हम चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत गरीब देश हैं पुअर साउथ के, इनको हम अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन देंगे। क्या क्या तरीके होते हैं एग्रीकल्चर को कैसे नेचुरल तरीके से किया जा सकता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और इंडिया ने कहा हम ना एक स्पेशल फंड भी लॉन्च करेंगे 2.5 मिलियन डॉलर्स का, जिससे हमारी ट्रेड एक्टिविटीज़ को प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है व्हाट इज़ ग्लोबल साउथ, कि ग्लोबल साउथ क्या होता है। ग्लोबल साउथ का मतलब है टेक्निकली एंड सोशली लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ध्यान से समझना बात को। ग्लोबल साउथ किसे कहते हैं? टेक्निकली एंड सोशली जो कि लेस डेवलप्ड होती हैं, और वो कंट्रीज जो ज़्यादातर आपकी सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड होती हैं, ठीक है।
प्राइमरीली कहाँ कहाँ रहती हैं? ये रहती हैं अफ्रीका में, एशिया में, लेटिन अमेरिका में। ठीक है, ब्रेंड की जो रिपोर्ट थी उसी में यहाँ पर डिवीज़न को प्रमोट किया था, इसीलिए आप ब्रेंड लाइन देखते हो। अभी हमने मैप पे भी चेक किया तो ये इस बेसिस पे डिवाइड करा गया था नॉर्थ और साउथ को कि टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांसमेंट है, जीडीपी कितनी है। इसी दो पैरामीटर्स पे यहाँ पर डिवीज़न करी गई थी। अब वाई वी आर फोकसिंग ऑन ग्लोबल साउथ? क्योंकि सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हैं इसी को, इसीलिए देखो जहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंज होगा उसको ही तो आप सबसे ज़्यादा प्रमोट करोगे। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था, अंडर रिप्रेजेंटेशन था इन ग्लोबल फोरम्स, यानी अफ्रीकन एंड लेटिन अमेरिकन का एक्सक्लूजन फ्रॉम द यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप। कह रहा आप देखो, बहुत ध्यान से देखो, अगर आप यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे डेवलप नेशंस ही हैं। अगर हम थोड़ा चाइना को भी अब डेवलपिंग फेज से वो आगे ही माना जाता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप भला कर रहे हो? आप तो भला करते हुए नज़र ही नहीं आ रहे हो बेसिकली, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो कर रहे हो वो तो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ को यूएनएससी में आप प्रमोट कर रहे हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बॉडी में। अच्छा, अब इसमें कंट्रीज़ जो हैं आपको पता होता है 15 इसमें मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अब जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं? वो है चाइना, वो है आपका फ्रांस, वो है आपका रशिया, वो है आपका यूके एंड यूएस। अब ये सारी कंट्रीज़ ही भाई डेवलप नज़र आ रही हैं। इसमें कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि एशिया की हो, जो कि अफ्रीकन कंट्री हो, या जो कि लेटिन अमेरिकन कंट्री का पार्ट हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो कह रहा फिर कैसे काम चलेगा? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे ही अंडर रिप्रेजेंटेशन है अफ्रीकन मेंबर्स का, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ का। सबसे बड़ी दिक्कत ये। फिर सेकंड प्रॉब्लम है, एशिया में तो फिर भी आप चाइना को ले सकते हो, रशिया को भी क्योंकि वो यूरेशिया का पार्ट आ जाता है, लेकिन आपने अफ्रीकन और लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को तो बिल्कुल हटा रखा है। फिर सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास हाई पब्लिक डेट की। ये कह रहे हैं कि एज़ पर UNCTAD जो वर्ल्ड डेब्ट रिपोर्ट 2024 है उसको क्या होता है, पब्लिक डेट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत आपने बाहर से उधारी कर रखी है, आपने बहुत उधारी डेवलप कंट्री से कर रखी है। ये भी एक प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा कर्जदार हैं ये लोग। फिर ग्लोबल गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं WTO का डिसफंक्शनल जो एपिलेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म है, इसमें आप कितना अंडर रिप्रेजेंटेशन रखते हो इंस्टीट्यूशंस में, वर्ल्ड बैंक में, IMF में कितना अंडर रिप्रेजेंटेशन है ग्लोबल साउथ के लोगों का। तो आप फिर कर किसके लिए काम रहे हो? आप तो बेसिकली रिच को रिचर करते जा रहे हो, पुअर को और पुअर करने वाले पॉलिसीज़ पे ही काम करोगे आप, क्योंकि आप तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं देते हो। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? और देखो, और भयानक प्रॉब्लम, अगर हम एनवायरनमेंट को देखें, क्लाइमेट चेंज को देखें, तो डिसप्रपोर्शनेट वल्नरेबिलिटी है क्लाइमेट चेंज की। एग्जाम्पल के तौर पर एज़ पर WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो स्टेट ऑफ क्लाइमेट है साउथ वेस्ट पैसिफिक 2023 की रिपोर्ट में बताया गया कि पैसिफिक आइलैंड बहुत ज़्यादा रिस्क में है। यहाँ पे इतना ज़्यादा सी लेवल बढ़ रहा है कि आप कैसे करोगे? क्योंकि सोचो आप, ग्लोबल इमिशन यहाँ पर 0.02% ऑफ ग्लोबल इमिशंस है, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्क में है। अब आप सोचो कितनी कंट्रीज जो पैसिफिक ओशंस के आसपास वाली पैसिफिक आइलैंड की कंट्रीज होंगी, उनको कितना बड़ा खतरा है। फिर प्रॉब्लम है डाइवर्जेंस फ्रॉम ग्लोबल नॉर्थ, यानी कंसेंसस की प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी पे दिक्कत है, ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम है। तो मोर ओवर जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ग्लोबल नॉर्थ के, वो ग्लोबल साउथ पे इम्पैक्ट भी कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से इन्फ्लेशन है, खाने में, ऑयल में, हर जगह कितनी महंगाई है, कैसे इसको पूरा किया जाएगा। फिर यहाँ पर कहता है ग्लोबल साउथ का सिग्निफिकेंस इंडिया पर क्या पड़ रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबल साउथ फॉर इंडिया। इंडिया पे कैसा असर पड़ेगा ग्लोबल साउथ का? तो सबसे बड़ी चीज़ होती है इंटरनेशनल कॉन्फ्लुएंस। इंडिया क्यों चाहता है ग्लोबल साउथ को आगे से आगे बढ़ाना, साथ लेके क्यों चलना चाहता है? क्योंकि ग्लोबल साउथ इंडिया के इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा, इंडिया का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ाएगा, इंडिया को और डेवलप करेगा।
फिर दूसरी चीज़ है हमारा स्ट्रैटेजिक ध्यान तो रहता ही है। अगर हमारा रिलेशन ग्लोबल साउथ के साथ बहुत अच्छा चला गया तो हम मल्टी डायरेक्शनल अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी खेल पाएंगे और चाइना के इन्फ्लुएंस को कम कर पाएंगे। इसलिए भी हमें ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ की बहुत ज़रूरत है। फिर तीसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ में आप देखो भले ही अंडर डेवलप्ड है, लेकिन रिसोर्सेज की दृष्टि से, मार्केट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है। इंडिया के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट है ना। इंटरनेशनल रिलेशंस देखो ऐसे ही क्रिएट होते हैं। रिसोर्सेज है अगर कुछ कंट्री में तो हम उसको बहुत ध्यान देने लग जाते हैं। यूएस भी ऐसे ही करता है, बाकी सारी कंट्रीज़ भी ऐसे ही करते हैं, तो इंडिया हैज़ टू प्रमोट दिस। फिर हाउ इज़ इंडिया पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। इंडिया अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहा है, तो इंडिया अपने आप को ये बता रहा है कि हम कनेक्टिविटी चाहते हैं, हम चाहते हैं इकोनॉमिक इंटरलिंकेजेस हों। जितने भी वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं सेक्टर्स के, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो हाउसिंग है, चाहे वो इन्वायरमेंट है, एजुकेशन है, ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं ये इनकी कनेक्टिविटी भारत से जुड़ती रहे। हम चाहते हैं अपना फिनेंशियल, बजटरी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को बढ़ाना पार्टनर कंट्रीज़ के साथ, ताकि देखो हमने कोविड फेस किया है ना। हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि इकोनॉमिक चैलेंजेस और आगे आने वाले क्राइसिस को दूर करने के लिए सभी कंट्रीज़ का साथ में मिल के रहना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इमर्जिंग एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ द ग्लोबल साउथ। कि हमें क्या करना है, हमने कैपेसिटी बिल्डअप करनी है और हमें ग्लोबल साउथ का पहला रिस्पॉन्डर बनना है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया यूएन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव ड्यूरिंग कोविड-19। तो यानी कि जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव कोविड-19 का था, कह रहा है याद करो, इंडिया कहता है ना कि हम क्यों ग्लोबल साउथ को इतना साथ देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ के लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़े और हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहें, क्योंकि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को कई तरह की वल्नरेबिलिटीज़ फेस करनी पड़ती हैं। और हमने कोविड में वैक्सीन मैत्री के तहत बहुत सी वैक्सीन वहाँ प्रोवाइड करी हैं, वहाँ के लोगों को दी गई हैं। फिर लीडिंग टू ग्लोबल क्लाइमेट एजेंडा, जो कि सबसे ज़्यादा देखो हमारे देश में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, आपको पता है गुरुग्राम में उसका हेडक्वार्टर ऑफिस है। अभी रिसेंटली किसी कंट्री ने आईएस से ज्वाइन किया है, आपने नाम बताना है वो कौन सी कंट्री है। मैंने आपको लास्ट जो हमने जुलाई 2024 की वीडियो की थी, आई हैव टोल्ड यू देयर। आप मुझे अभी बताइए रिसेंटली किस कंट्री ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन किया है और अभी कितने मेंबर्स टोटल हो चुके हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में ये आंसर आपने करना है। अच्छा, फिर हम कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलियंस की बात करते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी ली जाएँ। तो इंडिया अपने आप को सबके साथ मिलके ग्लोबल साउथ को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर एडवोकेसी इश्यूज़ की इंडक्शन जो अफ्रीकन यूनियन का किया हमने G21 बना दिया ना एक तरह से, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को भी हमने इंट्रोड्यूस किया वहाँ पर। फिर उसके बाद रिफॉर्मिंग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, हमेशा हमारा ध्यान है, बार बार हम कहते हैं, हम बार बार इस बात पे कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर्स की सीट्स को बढ़ाया जाए बाय 5 ओनली। हमने डिस्कस किया कि 5 ही परमानेंट मेंबर क्यों हों। आप लैटिन अमेरिकन की कंट्रीज़ उठाओ, आप ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को उठाओ, आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को उठाओ, आप साउथ एशियन कंट्रीज़ को उठाओ। फिर ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ज़रूरत है ढूंढने की ऑन इश्यूज़ लाइक डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। पंचशील जैसे आपने किया है ना, एक गुजराल डॉक्ट्रिन था, एक प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट था। तो हमने कहा कि ना देखो हमारे इन कंट्रीज़ के साथ ना ये रिलेशंस रहे हैं। पंचशील एग्रीमेंट आपको याद ही है, हमने किसके साथ किया था बताओ। आपके लिए ये क्वेश्चन है कि पंचशील एग्रीमेंट हमने किस कंट्री के साथ कब किया था। ठीक है, एक मैंने आपको बताना है गुजराल डॉक्ट्रिन, मैं बता देती हूँ। देखो इसमें ना 5 प्रिंसिपल्स थे जो कि गाइड करते थे कि फॉरेन रिलेशंस इंडिया अपने इमीडिएट नेबर्स, स्पेसिफिकली पाकिस्तान, जो कि उस वक्त के गुजराल जी थे, तो उनके टाइम पर ये किया गया था। ठीक है, तो गुजराल डॉक्ट्रिन में 5 पॉइंट रोड मैप था कि कैसे नेबर कंट्रीज़ के साथ ट्रस्ट को बिल्डअप किया जाए। तो हमने ये बात को रखा।
तो आप समझ लो 1996 में ही आई के गुजराल जी थे, उसके टाइम पर ही ये किया गया था। ही पाउंडेड गुजराल डॉक्ट्रिन व्हेन ही वाज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब 1996 में थे ना वो, तब उन्होंने ये बनाया था। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन लाइन मूवमेंट तो आप जानते ही हो। हमने ये हम नहीं चाहते थे किसी भी ग्रुप के साथ जुड़ना, ना ही हम चाहते थे यूएस से जुड़ना, ना ही हम यूएस के साथ जुड़ना चाहते थे कोल्ड वॉर के टाइम पे। तो जेएल नेहरू को सबसे बेस्ट लगा कि हमें नॉन अलाइन मूवमेंट की तरफ ही जाना चाहिए, कि हम किसी के साथ भी अलाइन नहीं हैं, हम एक इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, जिसमें आपको 5 फाउंडिंग मेंबर्स के नाम बताने हैं कि नॉन अलाइन मूवमेंट के 5 फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे। एक तो इंडिया था ही, बाकी 4 के नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया का इनिशिएटिव क्या है, कैसे हम इनको एडवोकेट कर रहे हैं, हम ग्लोबल साउथ को कैसे शोकेस कर रहे हैं। देखो, इंडिया ना $25 मिलियन देता है, सोशल इम्पैक्ट फंड में देता है ग्लोबल साउथ के लोगों को। ग्लोबल साउथ के लिए हमने ना यंग डिप्लोमेट फोरम भी बनाई है, ताकि उनके देश की एजुकेशन, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनके स्किल्स को डेवलप कर पाएँ। हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 में भी घुसाया है। हम वन वर्ल्ड वन हेल्थ मिशन में भी चाहते हैं। इंडिया को फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र वॉज ओपन इन मॉरिशस, ये भी एक बात है। तो याद रखना, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र कहाँ है, तो वो कहाँ पर है, मॉरिशस में है। ठीक है, लेकिन इंडिया को कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं जब आप ग्लोबल साउथ पे जाते हो। कह रहे ग्लोबल साउथ पे जाओगे ना, आपको सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत आएगी, इतने डाइवर्स रीजन है, इतना डाइवर्स रीजन है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, इतने इंटरेस्ट डिवाइन है, बहुत अलग अलग हैं, लाइक इतना डाइवर्स इंटरेस्टेड है। आप उसको कैसे यूनिफाइड करोगे, एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। फिर चाइना के साथ कंपटीशन क्यों, क्योंकि चाइना डेवलपमेंट, फिनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर को दे दे के, चेक बुक डिप्लोमेसी, पैसे वैसे दे के, पैसे खिला के, इतना इनसे चाइना से लोग बोरो कर लेते हैं कि चाइना की ही बात सुनते हैं। फिर उसके बाद जो आपका बेल्ट एंड इनिशिएटिव है, इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उससे हम बहुत परेशान हैं। तो चाइना के कंपटीशन को ना हम लीड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चाइना बहुत टाइमली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है, फिनेंस दे देता है, पैसे दे देता है, प्रोजेक्ट्स में लगा देता है पैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। इतना जल्दी कोई हम काम नहीं कर पाते हैं। फिर तीसरी चीज़ क्या है, डिप्लोमेटिक चैलेंज। कह रहे हमें बैलेंस करके रखना पड़ता है अपने रिलेशंस को यूएसए से, रशिया के साथ। बहुत मुश्किल है फिर ग्लोबल साउथ को भी उसमें लेकर आना, वरना आपकी क्रेडिबिलिटी अंडरमाइन की जाएगी कि आपका टिल्ट आज भी नॉन अलाइनमेंट के पुराने प्रिंसिपल्स पर है, आज भी आप उन्हीं चीज़ों पे अड़े हुए हो। तो मतलब बहुत सारे क्राइसिस हैं, आपको इतना बैलेंस्ड होकर चलना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग डेवलप कंट्रीज हैं उनके साथ भी आपके रिलेशन सुधरे रहें, और G20 के साथ साथ आपने ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को भी प्रमोट कर पाओ। तो दिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। फिर लिमिटेड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेंथ। इंडिया का जो लिमिटेड नेशनल स्ट्रेंथ है, पुअर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और आप कह लो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनोवेशन भी बहुत कम है, लेबर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से दिक्कत आती है। फिर इशू विद एनर्जी का ट्रांजिशन, इंडिया क्रिटिसिज्म बहुत फेस करता है कि अभी भी तो आप कौन से बहुत सुधरे हुए हो, अभी भी आप फॉसिल फ्यूल से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, आपने कितने क्लाइमेट कमिटमेंट्स को फुलफ़िल कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया को क्रिटिसाइज़ करती हैं आफ्टर इट अपोज अ कमिटमेंट ऑफ फेज आउट कोल एंड COP26। कह रहे COP26 जब हुआ था, आप ही से जब कहा गया कि पूरी तरह से फेज़ आउट कर दो, तो आप माने ही नहीं। हालांकि इंडिया इस पर बोलता है भाई कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने पूरी तरह से हमने नहीं किया, जिन कंट्रीज़ ने किया सबसे पहले वो जिम्मेदारी ले जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं। तो इसमें इंडिया गलत नहीं है, बट लड़ाई तो रहती है ना यार। अब याद रखो COP26 कहाँ हुआ था, याद रखना ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, इसके मेजर आउटकम्स एक बारी पढ़ लेना COP26 के। याद रखो इसकी जो थीम थी वो थी अडेप्ट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज़ एंड नेचुरल इन्वायरमेंट्स। ठीक है, COP26 इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्योंकि इसी ने वर्ल्ड लीडर्स को समझाया भैया टेम्परेचर के राइज को कम करो और क्लाइमेट चेंज को रोको किसी भी हालत में। ठीक है, तो ये बातें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। अच्छा, कंक्लूडिंग फॉर्म में ये कह रहा है कि ना इंडिया ना ट्रांजिट कर रहा है, अभी इंडिया का एक ट्रांजिशन का दौर चल रहा है इंडिया में। वो बैलेंस करके चलना है, लीडिंग पावर बनने के लिए आपको अपने रिच कल्चरल इथोस पे चलना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हो वासुदेव कुटुंबकम, तो यूनाइट करो आप ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के साथ, एक डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करो, सपोर्ट करो डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवोकेट करो इंक्लूसिव इक्विटेबल इंटरनेशनल ऑर्डर,
और इंडिया को ये भी चाहिए कि वो एक कलेक्टिव वॉइस बन पाए ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे। ऐसा आपको करना पड़ेगा। अब इसी में हम आगे चलते हैं गाइस, जिसमें हमारा टॉपिक है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। क्या होता है ये? इंडिया ने ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट को प्रपोज करा है फॉर द ग्लोबल साउथ, क्योंकि देखा जा रहा था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेट में जुड़ी हुई हैं, बहुत कर्जा इन्होंने उठाया हुआ है। तो इंडिया ने कहा कि एक काम करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट बना लेते हैं। तो ये भी थर्ड वॉइस में ही निकल कर आया समिट के अंदर ही। इसमें क्या करा जाएगा? 4 एलिमेंट है। ट्रेड फॉर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी का शेयर होगा, कोई डेट बर्डन नहीं है किसी भी तरीके का, और ऑल्टरनेट डेवलपमेंट पाथ पे चलने की ज़रूरत मानी जाएगी। अब यहाँ पर आता है रीजंस फॉर राइजिंग डेट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, कि इतना ज़्यादा कौन कौन से ऐसे कारण हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ देखा जा रहा है कि बहुत डेट है, राइज क्यों होता जा रहा है। तो सबसे बड़ा कारण है डेट के राइज होने का हाई बोरोइंग कॉस्ट। डेवलपिंग रीजन जो होते हैं उनको कर्ज़ा का जो रेट होता है वो 2 to 4 टाइम्स ज़्यादा होता है देन दोज ऑफ USA एंड 6 to 12 टाइम हायर देन दोज ऑफ जर्मनी। बोरोइंग यानी बेचारे जब डेवलपिंग कंट्री के लोग जाते हैं कर्ज़ा लेने के लिए तो वो इनको बहुत ज़्यादा हाई रेट पे दिया जाता है। फिर हाई पब्लिक डेट भी है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में डेट का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोग बहुत कर्जा लेते हैं। फिर लिमिटेड डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं, उनको अपने दिनचर्या चलाने के लिए डोमेस्टिक रिसोर्सेज में बहुत स्ट्रगल होती है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू इतना नहीं है, टैक्स पॉलिसी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, रूल ऑफ लॉ जो है वो इतना मजबूत नहीं है। उसके कारण ये सारी समस्या उठती रहती है। फिर ये कह रहा है कि अल्टीमेटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पर भी एक सवाल रहता ही है। पॉलिसी अनसर्टेनिटी जब भी रहेगी, देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से पॉलिसी अनसर्टेनिटी रहेगी, उससे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो वो आपकी कंट्री में क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? आप देखो ना बात को। अब आप सोचो, इसी वाले पाई चार्ट से आप आइडिया लगा लो एक्सटर्नल पब्लिक डेट जो क्रेडिटर है बेसिकली वो कितना एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर देखो प्राइवेट क्रेडिटर से डेवलपिंग कंट्री 61% पैसा लेती हैं, मल्टीलेटरल क्रेडिटर्स से इतना लेती हैं, फिर उसके बाद 14% बायोलेटरल क्रेडिटर्स से रहती हैं। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ का हाल देखो आप कि कितना डिफ़िकल्ट है इनको रीस्ट्रक्चर करना, क्योंकि बाहर से इन्होंने पैसा इतना ज़्यादा उठा रखा है। हाई रिलायंस ऑन प्राइवेट क्रेडिटर एज आई हैव शोन यू 61% इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। सोचो कितना पैसा आपने बाहर उठा रखा है। फिर ग्लोबल चैलेंज कम नहीं है, कोविड-19 का पैंडमिक था, जियो पॉलिटिकल इतनी सर्टेनिटी बनी रहती है, यूक्रेन रशिया का वॉर, फिर इसराइल हमास का दिक्कत। तो इतनी इसमें कैसे आप आगे बढ़ाओगे? तो इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। देखो आप समझो बात को, कोई भी कंट्री अगर बहुत कर्जा ले लेगी तो फिर उसकी सस्टेनेबिलिटी, मतलब 60% लो इनकम कंट्रीज रिस्क में है। आपने इतना कर्जा उठा रखा है, इसको चुकाओगे कैसे आप? फिर एलोकेशन कैसे करोगे? 554 डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास स्पेंड मोर देन 10% ऑफ द रेवेन्यू नेट इंटरेस्ट पेमेंट। सोचो आप, हाय कितनी दिक्कत है। मतलब आप सोचो, आप पैसा उठा रहे हो, बोरिंग उठा रहे हो ताकि अपना पुराना कर्जा चुका पाओ। कितना, आप सोचो कितना डेंजरस मामला है ये। फिर क्लाइमेट चेंज का आउटकम तो हैम्पर होगा ही। जब आपके रोजाना के खर्चे नहीं चल पा रहे, कहाँ क्लाइमेट चेंज पे ध्यान दोगे आप? कहाँ प्राइवेट क्रेडिटर्स पे इतना ज़्यादा रिलायंस है आपकी, इतना एक्सपेंसिव है यहाँ पे, क्योंकि ये तो फिर उसके बाद पास्ट 3 ईयर्स में ही देखा गया कि 18 सॉवरेन डिफ़ॉल्ट हुए हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। सोचो आप, इतना डिफ़ॉल्ट हो जाता है यहाँ पेमेंट्स का। डेवलपिंग कंट्री इतना ज़्यादा ले रखा है इन्होंने, जितना ज़्यादा बोरोइंग है इतना डिफ़ॉल्ट वगैरह का राइज हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस है बेसिकली। तो इसीलिए UNCTAD की रिपोर्ट ने बात कही कि भाई एक काम करो, सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेट सोल्यूशन के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल रिफॉर्म करो, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म करो फॉर द ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। कंसेशनल लोन्स वगैरह एक्सपेंड कर लो, मल्टीलेटरल रीजनल बैंक्स वगैरह। ट्रांसपेरेंसी रखो फिनेंस में, प्रेडेटरी लेंडिंग डिस्करेज करो, क्राइसिस रिजिलियंस यानी इम्प्लीमेंट करो स्टैंड स्टिल रूल्स टू हॉल्ड डेट रीपेमेंट्स, ऑटोमेटिक रीस्ट्रक्चरिंग कर दो। तो कंक्लूडिंग फॉर्म में यहाँ पर कह रहा है कि भैया पब्लिक डेट का राइज जो इतना ज़्यादा होता जा रहा है उसमें आप कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाओ ताकि डोमेस्टिक इनिशिएटिव वगैरह ले पाओ। डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो, फिजिकल कंसोलिडेशन हो, इन सबको काम आपको करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस पे पहुंचना। आज से ही आपको इस पे प्लानिंग करनी पड़ेगी, वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग आपकी
होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है 10 ईयर्स ऑफ इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है 10 ईयर्स ऑफ इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देखो वाइन न्यूज़ एक्सपर्ट्स ने ना पॉइंट आउट करा एक्चुअली, जो रीसेंट इंडिया के पीएम की विज़िट थी सिंगापुर में, उसने एक बहुत सारे नए इंडिया के इंगेजमेंट साउथ ईस्ट एशिया के साथ देखने को मिले हैं, और एक ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट जो है वो उसका हम समझते हैं। कह रहा इस विज़िट बड़ी पर्टिकुलर थी क्योंकि 2024 एक ऐसा डिकेड माना जा रहा है जिसमें इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी अनाउंस हुई थी 2014 में। याद करो आप, हमने लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया था, यानी कि 10 साल हो गए हैं भाई हमारे, 10 ईयर्स, एक डिकेड हो गया पूरा। तो इंडिया और ईस्ट एशिया की अगर बात करें फ्रॉम लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, थोड़ा सा आप समझ लो। देखो लुक ईस्ट पॉलिसी कोल्ड वॉर के बाद नाम रखा गया था, जब हमें यूएस के साथ ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारी ज़िंदगी से जा चुका था, तो नाउ इट कन्वर्टेड इनटू रशिया। लुक ईस्ट पॉलिसी अर्ली 90s में था, ठीक है। इसको हमने आसियान के साथ भी कनेक्ट किया था, फिर इंडिया डायलॉग पार्टनर आसियान में बना था, अगर आपको पता हो। इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी फिर 2014 में बनाई, जिसमें हम ना इकोनॉमिक इनिशिएटिव के साथ साथ हम ये भी चाहते थे पॉलिटिकल गेन, स्ट्रैटेजिक डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशंस को देख के बनाना, इसीलिए हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसीज़ का नाम कर दिया। अच्छा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन एक्शन काम करती क्या क्या है, वाई वी हैव क्रिएटेड दिस बॉडी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन एक्शन में सबसे पहला काम क्या कर रही है, एक्सपेंशन ऑफ AEP फ्रॉम ईस्ट एशिया टू द इंडो पैसिफिक। यानी लुक ईस्ट पॉलिसी सोली फोकस किस पे कर रही थी आसियान पर। हम ऐसा AEP पे नहीं चाहते, हम चाहते हैं इसका थोड़ा स्ट्रेटेजिक स्कोप हो, यानी हम इंडो पैसिफिक रीजन पे भी ध्यान दें, आसियान पे भी ध्यान दें, एक्सटेंडेड नेबरहुड पे भी हमारा उनसे भी रिलेशन से क्रिएट हो। इंडियन ओशन पैसिफिक इनिशिएटिव भी हमने 2019 में लॉन्च किया था। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल एंड रीजनल एंगेजमेंट। इंडिया कॉन्टीन्यूसली क्लोजर पार्टनरशिप रहा है बिम्स्टेक में, एशिया कोऑपरेशन डायलॉग में, इंडियन ओशन रिम में, आसियान में। एग्जाम्पल के तौर पे हमने रिसेंटली अडॉप्ट किया बिम्स्टेक का चार्टर। फिर ग्रोइंग इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन विद द यूएस और उसकी एली, चाहे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है। इंडिया ने अपना यूएस लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी को ज्वाइन करा। जापान ने प्रोवाइडेड लोन्स, इवन जापान ने लोन्स प्रोवाइड करे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करने के लिए। सोचो आप कितना ज़्यादा एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देखो एक्ट का मतलब क्या है, किसी चीज़ का एक्शन में आना, तो इसी को इसलिए लाया गया। फिर इंडिया का प्रोएक्टिव रोल होने लगा डिफेंस डिप्लोमेसी एंड एक्सपोर्ट में। कह रहा 2022 की बात बताऊं, जब फिलीपींस ने ब्रह्मोस फर्स्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन करवाया, तो इंडिया से तो करवाया। इंडिया वियतनाम का लॉजिस्टिक्स पैक्ट साइन हुआ, कैसे हुआ, तभी तो हो पाया जब 2014 में ही निकल कर आया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब था एक्शन में चीज़ों का आ जाना, और सिर्फ आसियान पे ही नहीं रहना, बल्कि एक्सटेंडेड नेबरहुड, इंडो पैसिफिक रीजन्स पे भी हमारा एक अच्छा खासा रिलेशंस क्रिएट होने की वजह से हमने किया। और देखो इंडिया के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन सबको ढूंढ रहा था। इंडिया चाहता था, इंडिया ताइवान के साथ भी चाहता था एक्सपेंड करना, अनऑफिशियल रिलेशन हमारे हम चाहते हैं उनके साथ भी बढ़ाना, हमने बढ़ाए भी हैं। तो इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के साथ भी जोड़ के चलना चाहता था। इंडिया अपना फिलीपींस के साथ भी रिश्ता रखना चाहता था कि साउथ चाइना सी फ्रंट पे हमारा भी योगदान रहे, आसियान कम्युनिटी के साथ भी हमारा ध्यान रहे, और चाइना की हेजेमनी को कम करने के लिए भी हम चाहते थे कि हम एक ओपन, स्टेबल, प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन को क्रिएट करते हैं, इसलिए भी हमने इसका नाम बदला। फिर एनर्जाइज करना कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स, कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोग्राम है ना, और इसके अलावा आपका है इंडिया का एक्टिव सोशियो कल्चरल एंड डेवलपमेंटल आउटरीच है, जिसमें पीपल टू पीपल टाइज पे ध्यान दिया जाता है। डेवलपमेंटल आउटरीच है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फोरम्स बनाना, इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन करना, इंडिया के वैक्सीन मैत्री पे ध्यान देना, ये सब हमने काम शुरू कर दिए। अब ऐसे क्या क्या की चैलेंजेस हैं टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वो हम देखते हैं। माना कि देखो ट्रेड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन हमारा बड़ा अच्छा है, आसियान हमारा 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, 50% इंडिया का जो ट्रेड है वो इंडो पैसिफिक रीजन से आ रहा है। जापान 5th लार्जेस्ट हमारा इन्वेस्टर है इंडियन इकॉनमी में। लेकिन फिर भी क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हमें लगता है बड़ा, हमें खटास सी फील क्यों होती है। तो सबसे बड़ी बात पता है क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सबसे बड़ी दिक्कत है हम ना बड़ा डिले करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में। क्या ना एग्जाम्पल के तौर पर लो, जो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है वो बजट की वजह से रुका पड़ा है।
क्या बोल रहा है, डिले हैव कॉज इज बजट बलून 6 times रुपीज। सोचो आप, आपने फंडिंग करी नहीं, क्या किया आपने उसकी फंडिंग की वजह से आप कितना रुके हुए हो, मतलब आप। फिर पॉलिटिकल टर्मोइल एंड सिविल अनरेस्ट बांग्लादेश में बहुत रहता है, अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया बांग्लादेश की कनेक्टिविटी पे रख कर। और अभी आपने देखा ही हाल ही में बांग्लादेश क्राइसिस आ गया, शेख हसीना जी हमारे कंट्री में आई, और आपने वहाँ का हाल देखा जो भी इतना शर्मनाक हाल था। फिर इन्फ्लक्स टू रिफ्यूजीज टू इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट, मतलब डिस्टेबलाइजेशन है बॉर्डर्स का, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है बॉर्डर स्टेट्स पर। मणिपुर का जो अनरेस्ट था वो आप देखो वो कहाँ से आता है, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में इतनी जो प्रॉब्लम रहती है, इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है, वो इसी वजह से है कि हमारा एक्टिव पॉलिसी जब ठीक से काम नहीं करती है ना, तो ये सब देखने को मिलता है। चाइना बहुत दुष्ट है ना, चाइना पूरा पूरा फुटप्रिंट्स को एक्सपेंड कर रहा है इंडो इंडियन पैसिफिक ओशन रीजन्स पे, मैरीटाइम ट्रेड रूट्स बना रहा है, मोंगला पोर्ट के थ्रू ये सब कर रहा है। इससे और हम अपने फुटप्रिंट, अपने जहाँ जहाँ पैर अपने पसार रहा है वो बस वहीं वहीं हमें कष्ट दे रहा है। फिर कम्पीटिंग विद चाइना इज़ नॉट ईजी, इज़ नॉट ईजी, क्योंकि उनका पॉलिटिकल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ईस्ट एशिया में बहुत है, उतना हम कर ही नहीं पाते। एग्जाम्पल के तौर पे पता है आपको 2023 में ट्रेड कितना इनके बीच में हुआ है, ये देखो 911.7 बिलियन US डॉलर। सोचो आप, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट देखो आप, आपको समझ आ जाएगा, शर्म आ जाएगी आपको। फ्रॉम US डॉलर 7.5 बिलियन एनुअली और द एग्रीमेंट वॉज इनेक्टेड। सोचो आप, सोचो 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 कितना, देखो आप ज़मीन और आसमान का फ़र्क देखो ज़रा आप। फिर वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि देखो रीऑर्गेनाइज रीनेगोशिएशन करो आप आसियान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों पेंडिंग क्यों छोड़ते हो, मत छोड़ो, मैरीटाइम कोऑपरेशन के साथ बढ़ो। और आप तो भाई कल्चरल डिप्लोमेसी भी कर सकते हो, बुद्धा वहीं पर हैं, आप ही के तो कंट्री से उठ के गए थे वहाँ पर। वी स्ट्रेंथन टाइज विद रीजनल पार्ट एज वेल, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ताइवान है, इनके साथ रिलेशन आप बढ़ाओ अपने ज़्यादा से ज़्यादा। फिर इसी में इन्होंने रिलेशंस दिया है इंडिया और वियतनाम का, क्योंकि वियतनाम इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया, और प्राइम मिनिस्टर ने विजिट भी किया स्टेट पे, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो वियतनाम की लोकेशन याद रखना। हमने क्या किया, प्लान ऑफ एक्शन बनाया है 2024 से 28 तक का, जिसमें हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन करेंगे। लाइन ऑफ क्रेडिट भी इंडिया ने दिया है। समझते हो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, मैंने आपको हज़ारों बार बताया है कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ। और इतना याद रखना कि इंडिया ने इसमें एक्सटेंड करा है, 300 मिलियन क्रेडिट लाइन दी है ताकि मेरे टाइम सिक्योरिटी वियतनाम की हो पाए। तो हमें ज़रूर ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। अच्छा, लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब जानते हो क्या होता है, आप ना किसी को प्री डिटरमिन्ड बोरोइंग लिमिट दे रहे हो, बैंक प्रोवाइड करता है बोरोवर को, ठीक है। जब भी आपको विड्रॉ करना हो कोई फंड, तो वो LOC यानी लाइन ऑफ क्रेडिट की लिमिट से ही आप उसको निकाल सकते हो। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है भाई, आप एक तरह से समझो सॉफ्ट लोन है, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट देते हो आप डेवलपिंग कंट्रीज़ को, फ़ायदा देते हो बेसिकली, है ना। फ्लेक्सिबल लोन की तरह है एक तरह, समझो आप। फिर कल्चरल कोऑपरेशन के लिए हमने क्या करा, लेटर ऑफ इंटेंट साइन करा है हमने, ताकि मायसन वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेम्पल जो है उसको रिस्टोर करने के लिए, ये भी एक बात है। फिर MOU साइन हुआ है हमारा, जैसे रेडियो और टेलीविजन पर, है ना, ये सब करने के लिए। और कुछ हुआ लाइक आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क है ना वियतनाम में, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वियतनाम ज्वाइन कर रहा है। तो इंडिया के जो वियतनाम के रिलेशंस है उसको देखो, इंडिया सपोर्टेड वियतनाम इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस। सोचो आप, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। US की इन्वॉल्वमेंट जब जब भी वियतनाम में थी 1960s में, तो हम ही पहली ऐसी कंट्री थी जिसने वियतनाम को रिकॉग्नाइज़ किया था। तो देखो हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस बड़े बड़े पक्के रहे हैं, शुरुआत में हमने एक दूसरे का कितना सपोर्ट किया है। फिर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात है, अगर हम देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2016 में हमने करी थी। उससे हमें हमें लगता है कि हमें और आगे बढ़ाना चाहिए दोनों कंट्रीज़ को अपने बायलैटरल रिलेशंस। फिर हमारा वियतनाम ना 23rd लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रेड पार्टनर है, 5th लार्जेस्ट अमंग हमारे आसियान कंट्रीज से आ रहा है। हम डिफेंस के कई कोऑपरेशंस में साथ होते हैं, पासेक्स में, विनबेक्स में, मिलन में। हमने म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट पे साइन करा हुआ है, हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करते हैं। हमारा देखो बुद्धा हेरिटेज की वजह से हम 2000 साल से कितने पुराने रिश्ते हम कैरी करते आ रहे हैं। तो फिर वियतनाम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट पता है क्यों है भाई, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इंडो पैसिफिक का पार्ट है, आपका स्टेबल एंड सिक्योर ट्रेड रूट है, क्यों नहीं समझते आप इस बात को। और चाइना को काउंटर करना है ना, अगर क्लाइम जो चाइना का क्लेम है लद्दाख अरुणाचल ले लूँ, वो वियतनाम के बिना कैसे। और देखो दोनों कंट्रीज़ का हम दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मानते हो ना। ये हमें छेड़ता है चाइना लद्दाख अरुणाचल प्रदेश में, वियतनाम को छेड़ता है पारासल और स्प्रेटले आइलैंड्स की वजह से साउथ चाइना सी पे जो है। तो वियतनाम रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट ट्राइडेंट वॉइस साउथ ईस्ट एशिया में अगेंस्ट चाइना, इसीलिए हमें साथ ही रखना पड़ेगा। एनर्जी सिक्योरिटी, इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं ऑयल एंड गैस में वियतनामीज वाटर्स के अंदर, कंसिस्टेंट सप्लाई करती हैं हाइड्रोकार्बन्स।
एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वियतनाम हमारा कोर पार्टनर है इंडिया का आसियान में, क्रिटिकल पार्टनर इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। सपोर्ट फॉर इंडिया ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, वियतनाम स्ट्रांगली सपोर्ट करता है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिल जाए। तो पार्टनर नहीं हुआ हमारा फिर ये। फिर चैलेंजेस भी हैं, लेकिन क्योंकि जब बैलेंसिंग चाइना की बात आती है तो प्रॉब्लम होती है। वियतनाम लाइक अदर नेबर्स प्रोवोकिंग ऑफ चाइना से बहुत डरता है, कोई चाइना से पंगा नहीं लेना चाहता। जब जब चाइना क्लेम करता है वो साउथ चाइना सी, तो इंडिया को भी डर लगता है यार हमारा कहीं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो इंडिया को भी कैन थ्रेट इंडियाज प्रॉस्पेक्ट ऑफ स्टोरिंग हाइड्रोकार्बन इन द रीजन। तो यहाँ पे फिर हमें खट्टा खट्टा महसूस होने लग जाता है। फिर मॉडर्स्ट ट्रेड है, देखो भले ही हमारा ट्रेड इनके साथ बढ़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा, इतना चाइना के साथ ज़्यादा ट्रेड करते हैं, यूएस के साथ इतना करते हैं, हमारे साथ इतना ट्रेड नहीं है इनका। फिर ट्रेडिंग रूट फ्रॉम चाइना की बात करोगे, इकोनॉमिक सर्वे ने कितनी बड़ी बात कही कि राइज जो ट्रेड है थ्रू कंट्रीज है, मैक्सिको है, वियतनाम, रिजल्ट ऑफ चाइनीज़ फर्म रीरूटिंग द सप्लाई थ्रू दीज कंट्री। सोचो आप, ट्रेड रूट फ्रॉम चाइना आ रहा है, चाइना से सामान खरीदते हैं ये दोनों कंट्रीज़। फिर मिलिट्री डील्स में बड़ी रिलेक्टेंस है, क्यों? क्योंकि इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है, उसके बावजूद भी ये कंट्रीज़ नहीं फुल्ली विश्वास कर पाती, ये नहीं खरीदती हमसे आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल ही नहीं खरीदती हैं। उसके बाद कल्चरल गैप तो है ही, क्यों? क्योंकि कल्चरली कस्टम लैंग्वेज गैप है दोनों कंट्रीज़ के लोगों के बीच में, तो पीपल टू पीपल टाइज की प्रॉब्लम है। हालांकि इंडिया ने देखो, चाहे वो मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन का प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट हो, हम इनके साथ करते गए हैं। एन एस किरपान भी हमने वियतनाम को इंडिजिनियसली जो बिल्ड थी, इंडिया ने हैंड ओवर की थी इनको। पर देखो कोई भी रिश्ते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, हमें इन्हांस करना चाहिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जॉइंट वेंचर खोलें हम, फिजिकल डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाएं, हम एक इंडिया म्यांमार थाईलैंड का जो एक ट्राईलेटरल हाईवे जा रहा है उसको लिंकअप कर दें, पीपल टू पीपल एक्सचेंज को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, हम जोग्राफिकली जो इंडो पैसिफिक रीजन पे लाई करते हैं उन इंटरेस्ट को हम रियलाइज़ करें जीवन में, तो शायद हम दोनों कंट्रीज़ आपस में एक साथ चल पाएंगे बेहतर ढंग से। अब क्योंकि आसियान का एक पार्ट मलेशिया भी है, तो इंडिया मलेशिया रिलेशंस पे हम बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हु वर दी 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आसियान? ये आपका क्वेश्चन है कि 5 फाउंडिंग मेंबर आसियान के कौन से थे, उन कंट्रीज़ के नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इंडिया मलेशिया रिलेशंस पर अगर हम चलते हैं तो देखो, प्राइम मिनिस्टर जो थे मलेशिया के, उन्होंने स्टेट विजिट की इंडिया पर। और क्यों? देखो कोई किसी भी प्राइम मिनिस्टर या किसी भी डिग्नेटरीज का हमारी कंट्री में आना या हमारा जाना, वहाँ से कुछ तो निकल के आता है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, हमने इस्टेब्लिश करी 2015 में, एलिवेट की। फिर तो मलेशिया ने IBCA भी ज्वाइन करा, मलेशिया डिसाइडेड टू ज्वाइन इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंस एज इज फाउंडिंग मेंबर। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंस जो है 2023 में 50th एनिवर्सरी थी प्रोजेक्ट टाइगर की, टू रीच आउट 97 कंट्रीज़, नेचुरल हैबिटेट ऑफ 7 बिग कैट, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, ये सब। फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी का कोऑपरेशन है, साइन वाइन करा गया ये भी, ताकि काउंसिल विल गाइड एंगेजमेंट इन एरियाज लाइक आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल B2B पार्टनरशिप। इंडिया मलेशिया ने स्टार्टअप अलाइंस भी साइन करा है, सपोर्ट फॉर रिव्यू ऑफ एतिगा भी करा है, एशियन इंडिया ट्रेड एंड गुड एग्रीमेंट्स, ताकि हम और फैसिलिटेटिव हो जाएं, बेनिफिशियल हो, ताकि बिजनेस के लिए भी। अब मलेशिया की क्या इम्पोर्टेंस है फॉर इंडिया? तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट। क्या है? जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट। मलेशिया का स्टांस अगेंस्ट चाइनीज़ डिमांड जैसे रहता ही है कि जो चाइना क्या करता है, ऑयल गैस एक्सप्लोर करने लग जाता है मैरीटाइम एरिया में, तो मलेशिया बड़ा गुस्सा करता है, क्या है तुम हर जगह घुसने की कोशिश करते हो यार, हमारी सोवरेनिटी छीनने पे लगे हो। इससे क्या मिलेगा? इंडिया को मिलेगा एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि आपका मलेशिया के साथ एक अलाइनमेंट हो सकता है। अच्छा, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें मलेशिया एक बहुत क्रिटिकल रोल निभा सकता है। पूछो कैसे? क्योंकि ये हमारा साथ देगा इंडिया के ट्रेड के साथ, आसियान के ट्रेड के साथ देगा हमारा। फिर ये सिक्योरिंग सी ऑफ लाइन कम्युनिकेशन पे काम कर रहा है। कोऑपरेशन ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, इंडिया देखो मलेशिया को एक ग्लोबल साउथ पार्टनर की, स्ट्रॉन्ग पार्टनर के रूप में देखता है, तो बहुत ज़रूरी है ब्रिक्स का भी पार्ट हो आप। रिक्वेस्ट किया इंडिया ने, सॉरी नॉट ब्रिक्स का पार्ट नहीं, ग्रुपिंग का। इंडिया ऑल्सो एग्रीड टू वर्क विद मलेशिया ऑन रिक्वेस्ट टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुपिंग। सोचो आप, तो यानी कि ये मतलब है आपके साथ कुछ। तो फिर इंडिया मलेशिया का रिलेशनशिप देखो हम कैसे आए आपस में रिश्तों में,
इंडिया ने ना डिप्लोमेटिक रिलेशंस निभाया था विद फेडरेशन ऑफ मलाया, जो कि प्रोड्यूसर था पहले मलेशिया से, पहले इसका नाम मलाया था 957 के टाइम पे, ठीक है। फिर हमने क्या करा, बायलेटरल ट्रेड किया इनके साथ। मलेशिया आप समझो थर्ड इंडिया का लार्जेस्ट पार्टनर है आसियान में। फिर हमने इसमें मलेशिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमने साइन करा। ऑयल पाम डिप्लोमेसी के लिए मलेशिया ने पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट किया। 3 मिलियन मैट्रिक टन पाम ऑयल हम खरीदते हैं, लगा लो। मलेशिया ने भी अपनी विलिंगनेस दिखाई, हाँ भाई हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। इवन इंडिया का जो एक मिशन था एडिबल ऑयल्स पर, उस पर हम काम करेंगे। फिर उन्होंने कहा हम आपके साथ डिफेंस कोऑपरेशन भी करेंगे, पीपल टू पीपल टाइज भी हम अपना कर सकते हैं, तो वो भी हमने करना शुरू करा। आप सोचो मलेशिया में आप देखो 2 मिलियन पीपल इंडियन ओरिजिन के रहते हैं, वीज़ा भी नहीं लगता अब तो मलेशिया में। फिर चैलेंजेस टू इन इंडिया मलेशिया रिलेशंस। अब चैलेंजेस क्या है इंडिया मलेशिया रिलेशंस में? वीक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंडिया मलेशिया का जो ट्रेड है मच स्मॉलर कंपेयर टू मलेशिया चाइना ट्रेड। इंडिया का एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है राइस पे, शुगर पे, अनियन पे। फिर डिफेंस जियो पॉलिटिक्स, इंडिया स्ट्रगल करता है डिफेंस डील करने में विद मलेशिया। पॉलिटिकल टेंशन है, मलेशिया का जो क्रिटिसिज्म रहता है इंडिया के एक्शन ऑन कश्मीर एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट, वो हमारे रिलेशंस को बहुत खट्टा बनाता है। फिर मलेशिया ना देखो डिनाई करता है इंडिया का एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट। जैसे जाकिर नाइक के लिए हमने कहा कि भाई क्यों डिनाई करे जा रहे हो, एक्सट्रेडिशन का मतलब समझते हो? व्हाट डू यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सट्रेडिशन? You should aware about these meaning whenever you are preparing for international relations, you should aware about it। देखो एक्सट्रेडिशन का मतलब है व्यक्ति जो गिल्टी है किसी क्राइम में, जैसे मान लो जाकिर नाइक पे बड़े इल्ज़ाम थे, वो देशद्रोही होके भाग गए तुम, तो यानी भगोड़े को वापस से सौंप दो भाई हमें, तुम क्यों उसको अपने साथ लेके बैठे हुए हो। तो लेकिन यहाँ पे फिर फ्रिक्शन होता है, ये आने नहीं देते उनको वापस। फिर चाइना के साथ जो रिलेशन है वो हमें नहीं भाते, बिल्कुल नहीं भाते हमें। मलक्का डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट जो था, अंडमान सिंगापुर एंड ये सब करना। फिर लेबर एक्सप्लॉयटेशन, इंडिया का जो इमाइग्रेंट वर्कर्स है वो हरासमेंट फेस करता है मलेशियन फार्म्स में। तो अब क्या किया जाए, इंडिया का जो इनिशिएटिव है टू स्ट्रेंथन रिलेशंस विद मलेशिया, उसके लिए हमने स्पेशल एलोकेशन किए 100 सीट्स। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन कल्चरल सेंटर है। मलेशिया एक वन ऑफ द ओवरसीज मार्केट है जहाँ पे यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट होती हैं। फिर वे अहेड में हम देखते हैं कि इंडिया मलेशिया का रिलेशनशिप इम्प्रूव कैसे हो सकता है। तो इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम करो, डीपनिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आप इनिशिएटिव लो जिसमें डबल टैक्सेशन अवॉइड हो, कस्टम कोऑपरेशन करो, और आप कोशिश करो कि आप आसियान, क्योंकि एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है आपका, तो आपकी उसके साथ फर्दर बायलेटरल ट्रेड्स भी होते चले जाएं। फिर डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा आपको। लिंकेज बनाओ ना आप, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल जो थ्रेट आते हैं उनको कैसे डील करना है, बैठ के उस पर बातचीत करो आप। जैसे इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया फॉरेन पॉलिसी कैन आउटरीच शुड ऑल्सो डिपेंड डिफेंस कोऑपरेशन इन लाइन, जैसे साउथ कोरिया करता है न्यू सदर्न पॉलिसी के तहत। फिर आप कोलैबोरेट कर दो इंडिया लेड इनिशिएटिव वगैरह में, इनको साथ में ला लो, जैसे इंडियन सोलर अलायंस में बुला लो इनको। फिर आप सॉफ्ट पावर के रूप में इनको ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह दिया करो, जैसे आयुर्वेदा का दे दिया आपने, कल्चरल डिप्लोमेसी के लिए आपने कुछ इनको दे दिया। तो ये सारी चीज़ों से आप इनकी हेल्प कर सकते हो। जैसे आपने क्या करा, डिस्कशन करो, बुद्धिस्ट सर्किट इनिशिएटिव में हेल्प कर लो, उनको बुद्धिस्ट टूरिस्ट में इनके साथ कनेक्ट कर लो, और इनसे जैसे तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज़ है मलेशिया में, वो स्टार्ट आपने जैसे करी। तो ऐसी चीज़ों को आप बढ़ाओ, जो आप दे सकते हो वो दो, और उनके साथ जो आप अच्छा डील कर सकते हो उस हिसाब से आप इनको लीड करते चले जाओ। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इंडिया सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप रिलेशंस की। और अभी ये न्यूज़ में क्यों था, देखो रिसेंट ना विजिट होती है बाय पीएम टू पोलैंड शो केसेस स्ट्रैटेजिक शिफ्ट टुवर्ड्स रेजिंग सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप्स इंपॉर्टेंस इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। रिसेंट क्या हो रहा है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पोलैंड जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन रिलेशंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि हर कंट्री की देखो इतनी इम्पोर्टेंस है, तो हम चाहते हैं सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन रिलेशंस के साथ अपना रिलेशंस को और अच्छा करना। अब इंडिया के सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के रिलेशंस इतने ज़रूरी क्यों हैं? देखो बिना ज़रूरत के तो हम कोई रिश्ता बनाते ही नहीं है इंटरनेशनली, अगर हम बात करें तो। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है सबसे पहली बात। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप जो कंट्रीज़ हैं वो क्रॉस रोड ऑफ यूरोप एंड एशिया पे खड़ी हैं, जो कि रशिया और मिडल ईस्ट के बीच की एक बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। सबसे बड़ा मेन गेटवे है जहाँ इंडिया अपना सामान एक्सपोर्ट करता है यूरोप में।
तो समझ गए, पहला कारण स्ट्रेटेजिक लोकेशन। दूसरा कारण है वही वही जो हमारे कारण होते हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस हम कम कर देना चाहते हैं। 16+1 इनिशिएटिव जो है चाइना ने लिया था ताकि बिजनेस इन्वेस्टमेंट को वो 16 कंट्रीज़ में, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में बढ़ावा दे। कैसे करने के? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से थे। अब क्या है, 16+1 जो इनिशिएटिव है चाइना का है नॉट गॉन डाउन वेरी वेल विद ईयू। तो हमें यहाँ पर मौका मिल गया। ईयू देखा भाई इकोनॉमिकली तो इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छा है, तो हम मौका मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए भाई, इसलिए भी हम चाहते हैं इनसे रिश्ता ठीक करना अपना। फिर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, यानी वेरियस ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के पास अनइक्विवोकल सपोर्ट है, क्योंकि भैया इंडिया को सब चाहते हैं, सारी कंट्रीज़ इंडिया को चाहती हैं कि इंडिया परमानेंट सीट पे बैठे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। फॉर इंस्टेंस जैसे वाइसग्रेड ग्रुप है हमारा, चेक रिपब्लिक वाला है, पोलैंड है, सारी कंट्रीज चाहती हैं इंडिया एनएसजी ग्रुप का भी मेंबर बने, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भी, तो हमारे लिए बल्ले बल्ले हैं। समझो आप बात को। फिर ग्रुप ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन, इंडिया को पोजीशन किया जाता है ग्लोबल लीडर की तरफ। तो आप सोचो ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो है आपकी सेंट्रल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का पार्ट हैं। एस्टोनिया, लिटविया, लुथानिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, क्रोशिया, सभी। अब इंडिया क्या क्या कर सकता है यहाँ पर? इंडिया आउटरीच टू सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। सबसे बड़ी बात, हम स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट चाहते हैं। हम कोशिश भी करी और शुरू भी कर दिया हमने। फिर हमने, अगर आप चाहते हो इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशन, तो पोलैंड हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पार्टनर है। हम बायलैटरली ही से यूएस डॉलर्स का, बिलियन डॉलर्स का हम काम करते हैं इनके साथ। फिर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हमने बना रखा है। फिर कल्चरली हमारा बड़ा ज़बरदस्त मामला है। कह रहा कैसे? कह रहा जो स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है ना इंडोलॉजी स्टडी पोलैंड में, योगा है, गुड महाराजा कनेक्शन है, महाराजा जमशेद दिग्विजय सिंह जी, उनके साथ हमारा टाइप है। फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडिया यू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया अपना टाइज डीपन कर रहा है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कर रहा है विद रीजनल मेंबर्स। और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है डिस्प्ले। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया का जो पीएम विजिट थी टू यूक्रेन, उससे हमें बहुत सही मिल रहा है। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं इंडिया के रीइंटरेशन टुवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप। सबसे बड़ी दिक्कत है इंडिया रशिया रिलेशंस। ट्रेडिशनल जो सोवियत रिलेशंस पर्सपेक्टिव थे इंडिया के विद रिस्पेक्ट टू ईस्टर्न यूरोप, उससे बहुत तगड़ा मामला हुआ है। कल्चरल जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत हमने अंडरमाइन किया था, हमने ध्यान ही नहीं दिया था। फिर चार्जिंग पॉलिटिक्स ऑफ द यूरोशियन, आप रशिया यूक्रेन वॉर हमें प्रॉब्लम दे रही है। फिर चाइना का इन्फ्लुएंस से तो हम रुके रहते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो बना के बैठे हैं, इससे हमें दोनों तरफ से दिक्कत है, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। फिर डिले है हमारे साथ, इंडिया ईयू का जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वहाँ डिले कर देते हैं। हम अपने मैनेज ही नहीं कर पाते डाइवर्स इंटरेस्ट। हमें क्वाड में बैठना है, एससीओ में बैठना है, G7 में, हम कैसे अपने इंटरेस्ट को मैनेज करेंगे? ये एक कहानी है। तो इसमें कह रहा है कि ना देखो, एज इंडिया ईयू कोऑपरेशन जैसे जैसे डीपन होता जा रहा है, ये दो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमने टाइज को अच्छा करते जाएं विद द ब्रॉडर सेंट्रल ईस्ट एशियन रीजन्स के साथ। तो हमें ज़रूरत है, जैसे हेल्फर्ड मैकेंडर है, इसको पॉइंट आउट किया गया, हार्टलैंड थ्योरी है, तो हुएवर रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड। ये समझ लो आप। हार्टलैंड थ्योरी साफ तौर पे कहती है, जो मैकेंडर लेकर आए थे, कि अगर आपने ईस्ट यूरोप को जीत लिया तो आपने हार्टलैंड को जीत लिया। और हार्टलैंड कमांड वर्ल्ड के आइलैंड कमांड्स में से आपने वहाँ रूल करना शुरू कर दिया। सोचो आपके लिए कितनी बड़ी सौगात होगी फिर ये। ठीक है, अब हम समझते हैं, देखो इंडिया और पोलैंड के रिलेशंस। देखो रिसेंटली जब हमारे मोदी जी गए वहाँ पर, पीएम मोदी हमारे विजिट किया पोलैंड में, विच ऑल्सो कंक्लूडेड 70th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। हमारे 17वां इस बार डिप्लोमेटिक रिलेशंस की भी जीत थी। अब की ऑफिशियल जो हाइलाइट्स हैं वो देख लेते हैं। पोलैंड देख लो पहले है कहाँ पे सिचुएटेड। तो अग्रीड ऑन ए सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट, हमने अपने कैसे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। इंडिया टू स्टार्ट जम साहेब ऑफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। कह रहे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1942 में महाराजा जम साहेब दिग्विजय सिंह जी थे, उन्होंने कैंप बनाया था जामनगर में, ताकि ये जो भी पॉलिश चिल्ड्रन हैं उनको रिफ्यूज दे पाएँ और इनका ध्यान रख पाएँ जो भी डिस्प्लेस होकर आए हैं। दोनों ही कंट्रीज़ ना अपने एलिवेट करना चाहती हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। 5 ईयर एक्शन प्लान भी बना के आए हैं। इसलिए डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे बड़े पुराने भी होते जा रहे हैं, आपको याद रखना है। इंडिया ने एम्बेसी खोली थी वार्सा में, जो कि कैपिटल है पोलैंड की, 1957 में। तो 5 ईयर एक्शन प्लान में है क्या? बेसिकली पायलट पॉलिटिकल डायलॉग है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे बात है कि कैसे हम अपने डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाएं,
कैसे मिलिट्री के इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज करें, आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ को कैसे एड्रेस करें। फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, मीटिंग ऑफ जॉइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर इंडिया EU में ना कोऑपरेशन इन अर्ली कंक्लूजन की बात की गई। कोऑपरेशन हम चाहते हैं डेजिग्नेटिंग इंडिविजुअल्स के साथ, जैसे हमारा UNSC का 126 सेंक्शंस है, तो हम चाहते हैं जो टेररिज्म वाला मामला है ना, उसमें भी हम एक साथ मिलकर काम करें, ठीक है। और जैसे और दूसरे कोऑपरेशन एरियाज हैं, साइबर सिक्योरिटी में हम चाहते हैं बातचीत करना, सर्कुलर इकॉनमी में, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में, इस सब पर हम काम करना चाहते हैं। अब आपके लिए सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर इकॉनमी? आई हैव टोल्ड यू इन मैनी ऑफ द वीडियोस। आज आपसे पूछते हैं, आपसे बात करते हैं सर्कुलर इकॉनमी क्या होती है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज हम इंडिया यूक्रेन रिलेशंस तक करेंगे, बाकी टॉपिक्स हम कल करेंगे। इंडिया यूक्रेन रिलेशनशिप्स क्या है, न्यूज़ में क्यों है? देखो, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूक्रेन गए थे पहली बार, जब से डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुए 1992, उसके बाद से पहली बार गए हैं। देखो, वहीं आपके लिए सवाल बन जाता है। तो जो बच्चे भी मेंस दे रहे हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। प्रॉस्पेक्ट क्या है, दोनों कंट्रीज चाहती हैं कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप को अपग्रेड करना। विषम क्यूब, इंडिया ने ना यूक्रेन को भारत हेल्थ इनिशिएटिव प्रोवाइड करा है फॉर सहयोग हितन मैत्री क्यूब्स, आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के तहत। अब यूक्रेन की लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए, बॉर्डर कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया, हंगरी है, रोमानिया है, मोल्डोवा है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एग्रीमेंट साइन हुआ विषम क्यूब पे, इनोवेटिव क्योंकि पोर्टल हॉस्पिटल है और रैपिड मेडिकल एडवांसमेंट असिस्टेंस देता है इमरजेंसी सिचुएशंस पे। हमने एग्रीकल्चर पे, फूड इंडस्ट्री पे, हमने बहुत सारे ऐसे असिस्टेंस पे काम किया है। अब क्या सिग्निफिकेंस है पीएम का यूक्रेन जाना? बहुत बातों को दर्शाता है। देखो, मेंडिंग फेंसेस विद यूक्रेन, इंडिया की जो ट्रिप थी टू कीव एम्स थी, यही था हमारा कि हमारे जो भी बॉन्ड ख़त्म हो गया पोस्ट कोविड एरा के बाद से, उनको ठीक करना। फिर इंडिया ना अब ग्लोबल मीडिएटर की तरह अपने आप को दिखाना चाहता है, एक पीस मेकर की तरह दिखाना चाहता है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, हम चाहते हैं साउथ एशियन नेबरहुड से हम आगे जाके थोड़ा पीस और भी करवाएं। इंडिया पीस मेकिंग में नॉट जस्ट रिजॉल्विंग क्राइसिस, बट हम ये भी चाहते हैं ग्लोबल क्रेडिबिलिटी भी बढ़े, ताकि हमें जब चाइना के कंपैरिजन में देखा जाए तो हमें एक अच्छा कंट्री माना जाए। शिफ्ट इन इंडियाज न्यूट्रलिटी इन फॉरेन पॉलिसी, हम देखो बहुत न्यूट्रल हो चुके हैं, हम बिल्कुल न्यूट्रल हो चुके हैं। हमेशा इंडिया हैज़ मेंटेन दैट इट हैज़ नेवर न्यूट्रल बट ऑन द साइड ऑफ पीस इन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। जहाँ पे यूएस की, यहाँ पे रशिया की गलती लगी, वहाँ उनको बोला हमने यूक्रेन वालों को यूक्रेन की तरफ से डील करा हमने। हम एक बैलेंस चाहते हैं बिटवीन द वेस्ट एंड रशिया, इसीलिए अब हम ना नॉन अलाइनमेंट की जगह अब हम क्या हो गए हैं, मल्टी अलाइंड अप्रोच पे चलने लग गए हैं। हम वेस्ट रशिया दोनों के साथ चलना चाहते हैं। इंडिया के लार्जर इकोनॉमिक यूरोप पुश है। अर्लियर इंडिया का फॉरेन रिलेशन यूरोप के साथ 4 कंट्रीज़ के साथ होता था, फ्रांस, जर्मनी और रशिया, ब्रिटेन। इंडिया ने कहा नहीं, अब हम और हमने देखो सेंट्रल भी यूरोप में गए, हम ईस्ट यूरोप में भी गए हम। तो हम चाहते हैं मीडिएशन का काम करना, दोनों कंट्रीज़ को हम समझा रहे हैं भैया प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ की तरफ चलो, दोनों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करो और अनइंटरप्टेड सप्लाई करो, ताकि ग्लोबली फूड सिक्योरिटी को दिक्कत ना आए, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस यूक्रेन का क्यों है हमारे देश के लिए, हम क्यों इतना पागल हो रहे हैं? थोड़ा ना कोई चला जाता है किसी की कंट्री में, कोई तो इम्पोर्टेंस होगी। सबसे बड़ी बात है डिफेंस कोऑपरेशन चाहते हैं। इंडिया का जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो रशिया और यूक्रेनियन ओरिजिन होता है, वहीं से आता है मिलिट्री हार्डवेयर। रशिया और यूक्रेन की वॉर से उसमें कितनी प्रॉब्लम आई है हमें। बायलैटरल ट्रेड है भाई इनके साथ हमारा, बहुत सारे आइटम एक्सपोर्ट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, एग्रीकल्चरल आइटम्स हैं, वो मेटलर्जिकल प्रोडक्ट है, प्लास्टिक पॉलीमर है। प्री वॉर में आप ये समझो यूक्रेन से ही हमारा सनफ्लावर ऑयल होता था, सूरजमुखी का तेल यहीं से आता था, अब बंद हो रखा है वो। फार्मास्यूटिकल है, मशीनरी है, केमिकल प्रोडक्ट है, हम यूक्रेन भेजते हैं ये। पोस्ट वॉर रिकवरी रिकन्स्ट्रक्शन में इंडिया ने काफ़ी कुछ बोला, इंडियन कंपनीज़ को बोला कि हमारा रिकन्स्ट्रक्शन रिकवरी के बारे में कैसे, क्योंकि वहाँ पर भी इंडिया के जैसे ट्रेंड है लेबर मार्केट एज वेल, तो वहाँ पर उसको बहुत दिक्कत हुई है। उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखो बराबर, आप कैसे जब रिकन्स्ट्रक्ट होंगी चीज़ें ठीक होंगी। रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म, यूक्रेन का जो सपोर्ट है ये रिफॉर्म एंड एक्सपेंडेड UNSC, ताकि हमेशा यूक्रेन चाहता है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मिले, तो हम क्यों नहीं रिश्ता ठीक करेंगे इनसे। लेकिन चैलेंज भी हैं, इतना आसान नहीं है। रशिया और इंडिया सोलमेट्स हैं, इंडिया के हिस्टोरिकल टाइज हैं रशिया के साथ, पूरी यूक्रेन बर्दाश्त नहीं कर पाता है ये। फिर ट्रेड में डिक्लाइन तो है ही, आप सोचो जब से ये सारा कांड हुआ है सिग्निफिकेंट रिडक्शन आई है दोनों के बायलैटरल ट्रेड में, ऑनगोइंग वॉर के चलते। हिस्टोरिकल बैगेजेस हैं, यूक्रेन क्रिटिसिज्म करता है,
हमारा इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट पर, सप्लाई ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट टू पाकिस्तान। इन्होंने बड़ा गंदा काम किया था, न्यूक्लियर टेस्ट हमने यहाँ किया, हमें कोस के पाकिस्तान को इक्विपमेंट दे रहा है और कश्मीर इशू पे हमारे खिलाफ बोल रहा है, तो हम यहाँ चिढ़ जाते हैं। तो कंक्लूडिंग फॉर्म में कह रहे हैं कि इंडिया को ना एक प्रोएक्टिव मीडिएटर बनना ही पड़ेगा। कंसिस्टेंट डायलॉग पे जाओ, कंसिस्टेंट पीसफुल रेजोल्यूशन पे जाओ, ताकि हमारे नेगोशिएटिंग प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं, दिक्कतें ख़त्म हो जाएं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो, हमारा मार्केट एक्सेस हमारा बढ़े, हमारा हार्मोनाइज स्टैंडर्ड बढ़े, हमारा सर्टिफिकेशन प्रोसीजर बढ़े, ताकि हम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं। इस पर हमें काम ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। आज के लिए इतना ही, रेस्ट टॉपिक्स हम कल करेंगे। आज पहले इतना रिवाइज़ करो क्योंकि लंबी हो गई है वीडियो। So thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day.